स्टूडेंट हाउ आर यू। आज जो हम लेक्चर बनाने जा रहे हैं वो 3 क्लासेस के लिए आपका इम्पॉर्टेंट है और तीनों जगह ये आपका 2 जगह तो ऑप्शनल पेपर है। एमएससी फाइनल में मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में ये ऑप्शनल पेपर है 4th या 5th। बीएससी पार्ट 3rd में मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है और ये आपका ऑप्शनल पेपर है 4th। बीएससी पार्ट 1 में बायोटेक्नोलॉजी में ये प्रोबेबिलिटी के नाम से है, इसका पेपर 6 है, ठीक है, लास्ट पेपर है ये। तो ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला चैप्टर यहाँ पर है आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के बारे में हमने जो आपके जनरल टर्म्स थे वो प्रीवियस लेक्चर में हम आपको बता भी चुके हैं, सारे आप लोगों ने हो सकता है तैयार कर लिए हों, ठीक है। तो हम उस पर अब जिक्र नहीं करेंगे, हम इसकी डिफिनेशंस पर अब ध्यान देंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी की 3 डिफिनेशन होती है, ठीक है। सबसे पहले एक और बात कर लेते हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी जो है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट पर आधारित होती है। और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? एक ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनको सेम कंडीशंस पर अगर आप रिपीट करते हैं तो उसके रिजल्ट जो हैं वो परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक है, बदलते रहते हैं। जैसे एक कॉइन को अगर आप टॉस करते हैं तो आपको नहीं पता होगा कि हेड आएगा या टेल आएगा। दोबारा फिर अगर उसी कंडीशन में आपने अगर कॉइन को टॉस किया तो शायद हेड आए या टेल आए, ये निश्चित नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट क्या कहलाते हैं? आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। यानी जिन एक्सपेरिमेंट में किसी इवेंट की, इवेंट जैसे हेड या टेल, इनको इवेंट बोलते हैं, तो किसी भी रिजल्ट या इवेंट के आने की संभवता हो, ठीक है, संभावना हो, तो उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है, प्रोबेबिलिटी जो टूल्स एक है वो ऐसे रैंडम एक्सपेरिमेंट पर ही आधारित है, ठीक है। इसकी 3 डिफिनेशंस हैं। तीनों डिफिनेशंस हम एक एक करके जो है उसको देखेंगे कि आखिर तीनों में अंतर क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो इसमें पहला आपका डिफिनेशन है मैथमेटिकल डिफिनेशन, या इसी को बोलते हैं ए प्रियर डिफिनेशन, या इसी को बोलते हैं क्लासिकल डिफिनेशन, ठीक है। दूसरा आपका जो है वो है स्टैटिस्टिकल डिफिनेशन या एम्पिरिकल डिफिनेशन, और तीसरा आपका क्या है? एक्सोमेटिक डिफिनेशन, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे मैथमेटिकल डिफिनेशन की, ठीक है। तो मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या कहती है? हम आपको इसका पीडीएफ भेज देंगे, बस आपको यहाँ पर बोर्ड पर समझ लेना है क्या है, ठीक है। पीडीएफ हम आपको भेज देंगे अपने नोट्स पर, आप उसे नोट कर लेना। तो आइए यहाँ पर समझते हैं। देखिए, कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट आपने लिया, कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट आपने लिया, मान लिया ये आपका कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है, और इस एक्सपेरिमेंट में आपके सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? n है, ठीक है। और इसी में कोई एक इवेंट आपकी घटित हो रही है जिसको हमने कैपिटल ए मान लिया। इसमें आपके मेंबर्स कितने हैं? m है। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए। जिस इवेंट में आपके, अगर इवेंट में कोई मेंबर आपके रखे हुए हैं, ठीक है, तो वो उस इवेंट के फेवरेबल केस कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो m है वो a के क्या है? फेवरेबल केसेस है। यानी जिस इवेंट में जितने भी सैंपल पॉइंट होते हैं वो उस इवेंट के लिए क्या कहलाते हैं? फेवरेबल केसेस कहलाते हैं, फेवरेबल पॉइंट कहलाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा में जो होंगे वो सब अनफेवरेबल पॉइंट कहलाते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकल डिफिनेशन जो है वो एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, किसकी किसकी? फेवरेबल केसेस की और टोटल केसेस की, ओके। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ कहना चाहें कि अगर एक कोई सैंपल कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें सैंपल स्पेस ऐसे है और उसमें टोटल आपके एलिमेंट्स कितने हैं? n है, और उन्हीं n एलिमेंट्स में से m जो है वो किसी इवेंट a में आपके फेवरेबल केसेस हैं। तो मैथमेटिकल डिफिनेशन ये कहती है कि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इवेंट की, यानी इसको कैसे लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू आपका होगा टोटल केसेस, यानी ए के फेवरेबल केसेस क्या है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ये m, यानी फेवरेबल केसेस, और अपॉन टोटल केसेस आपके कितने हैं? n। तो यहाँ पर जो ये बोली जाती है, ये रेशियो जो है वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो यहाँ पर फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस का जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसी को उसकी प्रोबेबिलिटी बोला जाता है, ओके। तो यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हो, या तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई भी एक इवेंट ए है वो स्मॉल ए बेस से, यानी स्मॉल ए तरीके से घटित हो रही है, और स्मॉल बी बेस से क्या हो रही है? आपकी फेल हो रही है। यानी ए जो है ए तरीके से ये इवेंट हो रही है, स्मॉल ए का मतलब बेस तरीका, ठीक है, केसेस। तो ए तरीके से ये हो रही है और बी तरीके से ये फेल हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, टोटल तरीके अगर देखें तो ए, और बी तरीके से ये फेल हो रही है तो बी। तो टोटल आपके केसेस कितने हुए? जाके टोटल केसेस हुए a+b, ठीक है। लेकिन ए तरीके से क्या हो रहा है? इवेंट घट रही है, लेकिन बी तरीके से क्या हो रही है? इवेंट आपकी फेल हो रही है। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा
ए अपान यानी फेवरेबल केसेस अपान टोटल केसेस। टोटल केसेस कितने हैं आपके ए प्लस बी, ठीक है, तो ए प्लस बी हो जाएगा। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, प्रोबेबिलिटी होने की, यानी ए की प्रोबेबिलिटी होने की क्या हो जाएगी, ए अपॉन ए प्लस बी। अगर एम एन में देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा एम अपॉन एन। ओके, तो ये आपके अनबेस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एक रेशियो होता है जो फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस का होता है। तो ये कहता है मैथमेटिकल डिफिनेशन, ठीक है। तो मैथमेटिकल डिफिनेशन कहता है कि अगर कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट में कोई एक इवेंट अगर ए बेस से हो रही है और बी बेस से अगर वो फेल हो रही है, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज होगी ए अपॉन ए प्लस बी। ओके, और अगर आप इसको एक इस तरीके से कहना चाहें कि प्रोबेबिलिटी होने की तो ये है और ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज ऐसे लिखा जाता है, ये बोला जाता है ए नॉट, यानी प्रोबेबिलिटी ए के ना होने की इक्वल टू। तो देखिए अब फेवरेबल केस कौन से बन जाएंगे, बी, क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि ए जो आपका इवेंट है उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी यानी अभी कह रहा था होने की प्रोबेबिलिटी और अब कह रहा है ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो ना होने की प्रोबेबिलिटी में जितने तरीके से वो नहीं हो रहा है वो क्या होंगे, उसके फेवरेबल केसेस होंगे, बाकी जो बच्चे जाके वो टोटल केसेस होंगे। तो इसलिए बी तो इसके फेवरेबल केसेस हुए और अपन टोटल केसेस वही आपके रहेंगे ए प्लस बी। तो ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई है और होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई है, ठीक है। तो ये दोनों आपके सामने लिख दिया, ये तो है प्रोबेबिलिटी होने की और ये है प्रोबेबिलिटी ना होने की। यहाँ से देखिए एक चीज़ साफ साफ नजर आ रहा होगा कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने की और प्लस उसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ना होने की, तो ये जोड़ ऑलवेज देखिए किसके बराबर आता है, इक्वल टू 1। यानी किसी भी सैंपल स्पेस में किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिए, इस फार्मूले को भी यहाँ से याद रखिए कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होती है, दोनों का अगर सम कर दिया जाए तो ऑलवेज वो 1 के बराबर होता है। 1 का मतलब 100% के बराबर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या है। मैथमेटिकल डिफिनेशन है आप एरिया या क्लासिकल डिफिनेशन। तो मैथमेटिकल डिफिनेशन फिर से हम एक बार बता देते हैं कि अगर कोई सैंपल स्पेस में कोई ए इवेंट है जो स्मॉल ए तरीके से हो रही है और स्मॉल बी तरीके से नहीं हो पा रही है, तो उसके प्रोबेबिलिटी होने की जो उसके इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज जो होगी वो होगी ए अपॉन ए प्लस बी, यानी फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, और ना होने की प्रोबेबिलिटी होगी अनफेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। ओके, तो ये आपकी हो गई मैथमेटिकल डिफिनेशन, ठीक है। लेकिन मैथमेटिकल डिफिनेशन में एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि कितनी भी इसमें इवेंट हो रही हो वो सब इक्वली लाइकली इवेंट्स होनी चाहिए। यानी कैसी इवेंट्स होनी चाहिए, उनकी घटने की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज सेम होनी चाहिए। जैसे एक कॉइन को आपने उछाला तो उसमें हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी भी क्या है 1/2 है और टेल की प्रोबेबिलिटी भी क्या है 1/2 है। इसीलिए ये दोनों इवेंट्स हेड या टेल, ये दोनों इवेंट्स कैसे हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। तो मैथमेटिकल डिफिनेशन जो है वह इक्वली लाइकली इवेंट्स पर आधारित है। ओके, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि जिनमें इक्वली लाइकली वर्ड जुड़ा होगा उन्हीं में मैथमेटिकल डिफिनेशन को हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कहलाती है मैथमेटिकल डिफिनेशन, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला है स्टैटिकल डिफिनेशन। तो स्टैटिकल डिफिनेशन में देख लीजिए क्या है। तो स्टैटिकल डिफिनेशन में देखिए सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट इसका हम लेते हैं, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, ठीक है। और एग्जांपल ये लेते हैं, एक कोई कॉइन आप ले लीजिएगा और उस कॉइन को आप जो है 1000 बार टास्क करिए, ठीक है। कॉइन कितनी बार टास्क कर रहे हैं हम लोग, 1000 बार हमने टास्क किया, ठीक है। और इसमें जो हेड आया है, हेड कितनी बार इसमें आ गया, हम 519 बार हम माने ले रहे हैं इसका हेड आ गया। ओके, एक आपने कॉइन लिया और कॉइन को कितनी बार आपने टास्क किया है, 1000 बार टास्क किया और 1000 में 519 बार मुझे क्या मिला है, हेड मिला है, बाकी क्या मिला है, टेल मिला है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा भाई, फेवरेबल केस तो फेवरेबल कितना है 519 और अपन टोटल केसेस कितने हैं 1000। तो इसीलिए आपका कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 5.19, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी आ गई 5.19। देखिए ये तो पहली बार हुआ। अब दूसरी बार फिर से आप देखिए रिपीट करिए, इस कॉइन को आप फिर से रिपीट करिए 1000 बार। इस कॉइन को मैंने 1000 बार फिर से टास्क किया, ठीक है। और टास्क करने पर देखते हैं कि हेड कितनी बार आया। तो देखिए अब हम मान ले रहे हैं हेड आपका आया 419 बार। ओके, तो अब देखिएगा यहाँ पर
टोटल कितना हो गया अगर दोनों में हम देखेंगे तो भाई 1000 बार कॉइन को यहाँ टास्क किया था और 1000 बार कॉइन को यहाँ टास्क किया, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर कितना हो गया आपका, टोटल आपका हो गया 2000 बार। यानी अब अगर हम इनका मिला हुआ रूप देखें तो मिला हुआ रूप में देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल टू, देखिए टोटल कितनी बार हमने टास्क किया, 2000 बार टास्क किया, ठीक है। और यहाँ से 519 बार एक बार हेड आया और प्लस 419 बार एक बार हेड आया। तो देखिए अब ये कितना आपका प्रोबेबिलिटी होगा, तो यहाँ से 99 कितना हुआ आपका, अपॉन 2000, ठीक है। इसको आप भाग दीजिए तो ये भाग देखिए आपका कितना आ रहा है, 0.505, ओके। तो यहाँ पर देखिए अब प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई, 0.505। देखिए तीसरी बार फिर से हम करते हैं, इसी कॉइन को फिर से हम एक बार और करते हैं, 1000 बार फिर से मैं टास्क करता हूँ, ठीक है। और अब जो हमारे हेड आ रहे हैं, हम माने ले रहे हैं कि हेड हमें कितनी बार मिला है, 496 बार मिला, ठीक है। तो अब देखिए इसकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी तीनों केसेस में, देखिए हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होगी, इज इक्वल टू, देखिए टोटल हेड कितने अब हो गए भाई, 519 ये हुआ प्लस 419 ये हुआ प्लस 496 ये हुआ, और अपान कितना हो गया आपका 3000, क्योंकि टोटल केसेस कितने हुए, 1000 1000 एंड 1000 3000 हुए, और उनमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 519 419 और 496, ठीक है। तो देखिए ये टोटल आपका कितना बन रहा है, इसको जब आप टोटल करके काटे पीटेंगे तो ये आपका आ रहा है 0.503, ओके। टाइम इतना नहीं है तो इसलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, इसको जोड़िए, जोड़ के 3 से अगर डिवाइड करेंगे 3000 से तो आपका क्या आ जाएगा, 0.503 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे जैसे हम टासेज को बढ़ाते जा रहे हैं बराबर, देखिए लगातार हम टासेज को बढ़ाते जा रहे हैं, तो यहाँ पर 0.519 यानी 50 के बहुत करीब है, ठीक है। फिर यहाँ पर जब हम आए हमने टासेज और ज़्यादा बढ़ा दिए, ठीक है, तो इसीलिए हम 50 के और ज़्यादा करीब पहुँचे। देखिए 0.519 50 से थोड़ा दूर है, 0.505 50 के और भी करीब आ गया। जब हमने और ज़्यादा टासेज बढ़ा दिए, ठीक है, टासेज और ज़्यादा कर दिए, तो फिर हम और ज़्यादा 50 के करीब आ गए। क्यों, क्योंकि देखिए हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो होती है, अगर आप एक कॉइन को अगर टॉस करें, अगर एक कॉइन को आप टॉस करते हैं तो उसमें देखिए हेड आपका अगर आने की प्रोबेबिलिटी जो होती है तो वो कितनी होगी आपकी, भाई हेड एक बार आएगा तो फेवरेबल केस बन हुआ, और टोटल केसेस हेड या टेल कितने होते हैं 2, यानी इक्वल टू कितना हुआ जाके 0.5, यानी आपका टोटल जो हुआ जाके वो इसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0.50 होती है, ठीक है। यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी किसी कॉइन में क्या होती है 0.50, टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 0.50, ठीक है। यहाँ पर देखिए उसी चीज़ को ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स हम बढ़ा दें, ठीक है, समझना है इस बात को, कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स किसी चीज़ के बढ़ा दिए जाते हैं तो हम ऑलवेज उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी की ओर टेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए कॉइन कह रहा है 1000 बार टास्क किया तो मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी थी हेड आने की 0.519, ठीक है। और जब हमने 2000 बार टास्क कर दिया तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 0.505, और जब हमने 3 बार किया तो 0.503। ऐसे ही देखिए हम अगर इसको बढ़ाते चले जाएं, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स अगर हम बढ़ाते चले जाएं तो हमारी ये वाली प्रोबेबिलिटी है वो लगभग 0.50 के करीब बढ़ती हुई चली जाएगी, ओके। बात समझ में आई कि नहीं, यानी जो एक्चुअल हेड की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, ठीक है, यानी 0.50, उसके करीब हम लोग पहुंचते हुए चले जाएंगे। तो ये डिफिनेशन कौन कहती है, ये कहती है स्टैटिस्टिकल डिफिनेशन, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल डिफिनेशन कहती है अगर नंबर ऑफ ट्रायल किसी चीज़ के हम बढ़ा दें, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं, अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो ऑलवेज उसमें जो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो प्रोबेबिलिटी ऑलवेज अपनी एक्चुअल प्रोबेबिलिटी की ओर टेंड हो रही होती है, ठीक है। तो इसी चीज़ को अगर देखें हम लोग तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इज इक्वल टू ऑलवेज होगा कि अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स हम लोग टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दें तो यही रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, इसकी एक्चुअल प्रोबेबिलिटी के बराबर हो जाएगी, यानी 150 के बराबर हो जाएगी। तो ये कहती है मैथमेटिकल वो स्टैटिस्टिकल डिफिनेशन, ओके। इसी चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर किसी भी सैंपल स्पेस में कोई एक इवेंट आपकी जो है वो ई है, ठीक है, ओके। तो अगर टोटल
ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स हम कैपिटल एन ले लें कि इसमें इवेंट का टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना हमने ले लिया, स्मॉल एन। तो यहाँ पर अगर प्रोबेबिलिटी इसकी पी है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है पी, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल्स अगर एन है तो इवेंट आने के जो कितने तरीके हैं, पी एन तरीके हैं ई के आने के, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी अगर आपकी पी हमने मान ली, तो ये जो इवेंट होगी नंबर ऑफ ट्रायल्स अगर एन बार मैं करूँगा तो यहाँ पर ई इवेंट जो है वो कितनी बार आएगी, पी एन टाइम्स आएगी, ठीक है, पी इंटू एन टाइम्स। तो यहाँ पर अगर हम इसको निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई इज इक्वल टू ऑलवेज होगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स टेंस टू क्या करते हैं, इन्फिनिटी। तो आपका टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी एन अपॉन एन, एन और एन कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, यानी जो प्रोबेबिलिटी इवेंट की जो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी होगी उसके बराबर ऑलवेज प्रोबेबिलिटी आ जाएगी अगर एन टेंस टू हम लोग इन्फिनिटी करते हैं। तो ये आपकी कहती है स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन, ओके। हम आपको इसका पीडीएफ जब सेंड करेंगे तो उस पीडीएफ को आप पढ़िए और उसको पढ़ने से और ज़्यादा समझ में आएगा। एक बार आप पढ़िए और फिर मेरा लेक्चर को सुनिए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने केवल एक मैथमेटिकल डिफिनेशन अभी तक इंटर से पढ़ के आए होंगे, इंटर में केवल आपने मैथमेटिकल डिफिनेशन पढ़ा होगा, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, ठीक है। स्टैटिस्टिकल डिफिनेशन वहाँ पर नहीं बताया होगा और ना ही एक्सोमेटिक डिफिनेशन बताया होगा, ठीक है। इसीलिए हो सकता है ये थोड़ा सा टफ पड़ रहा हो कि हम ये क्या बकवास कर रहे हैं। तो आप क्या करना है कि मेरी पीडीएफ फाइल को पहले पढ़ना, ठीक है, उसको पहले आप समझ लें, पढ़ लें, उसके बाद हमारे लेक्चर को सुनिए कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं, तब ये समझ में सब आएगा, ठीक है। तो ये आपकी हो गई स्टैटिस्टिकल डिफिनेशन, ठीक है। तीसरा आपका क्या है, देखिए एक्सोमेटिक डिफिनेशन। आइए एक्सोमेटिक पर भी नजर डाल देते हैं। सॉरी, तो एक्सोमेटिक डिफिनेशन देखिए क्या कहती है। देखिए ये कह रहा है कि अगर कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है, आपने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसमें आपने स्मॉल एस जो है उसका वो क्या सैंपल स्पेस है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ आपकी जो है इवेंट्स, पहली इवेंट E1 है, दूसरी इवेंट E2 है, तीसरी इवेंट E3 है, डॉट 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 ऐसे बहुत सारी इवेंट यहाँ पर होती जा रही हैं, ठीक है। लास्ट आपकी क्या है, EI इवेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर E1 E2 E3 डॉट 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 EI ये सब क्या है, सैंपल स्पेस में इवेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसको देखिए हम समझना चाहें तो इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे एक आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट है, आपने 1 क्वाइन को टॉस किया, ठीक है। एक क्वाइन को जब आप टॉस करेंगे तो इसमें देखिए आपकी एक इवेंट हो सकता है हेड हो और एक इवेंट आपकी क्या होगी, टेल होगी, ठीक है। तो इसी इवेंट को हमने E1 और E2 मान लिया, ओके। तो कंफ्यूज ना होना, क्योंकि यहाँ पर कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट में आपका कंसेप्चुअल ही ले रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं ले रहा हूँ कि मतलब कोई डेफिनेट हो जिससे आपको, जैसे यहाँ पर क्वाइन का लिया तो यहाँ पर क्वाइन का मैं नहीं दिखा रहा हूँ, मैं जनरली बात कर रहा हूँ एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की। तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट जो मैंने किया तो उससे सैंपल स्पेस मिला, सैंपल स्पेस में आपकी E1 E2 E3 क्या है, सारी इवेंट्स हैं, ठीक है। तो ये देखिए एक्सोमेटिक डिफिनेशन ये कहती है कि नंबर एक, किसी भी सैंपल स्पेस से जितने भी आपकी इवेंट्स एसोसिएटेड हैं, यानी जितनी भी इवेंट्स इसमें हो रही हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी ये कहना चाह रहा है कि जितनी भी इवेंट्स किसी सैंपल स्पेस में हो रही हैं तो उन सब की पहली आपकी एक्जिम्स है कि उन सब की प्रोबेबिलिटी जो है वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। आई की वैल्यू 1 2 3 चाहे जो भी रही हो, ठीक है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, ये सारी प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। दूसरा एक्जिम देखिए क्या कहता है, दूसरा एक्जिम ये कहता है कि अगर आप टोटल सैंपल स्पेस में जितनी भी इवेंट्स हैं उनकी सबकी अगर प्रोबेबिलिटी को आप जोड़ दें, ठीक है, प्लस डॉट डॉट प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी है वो टोटल बन के बराबर होना चाहिए, या तो ये हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो दो एक्सिम्स ये फॉलो करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर एक्सोमेटिक देखिए डिफिनेशन क्या कहती है, ये डिफिनेशन ये कहती है कि किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में अगर आपकी इवेंट्स एसोसिएटेड इवेंट्स हैं तो उन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी नंबर एक, सबकी प्रोबेबिलिटी जो इवेंट्स की है वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। और नंबर दो एक्जिम्स को ये कहता है कि उन सभी की प्रोबेबिलिटी अगर जोड़ दिया जाए तो वो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस के बराबर होना चाहिए, यानी बन के बराबर होना चाहिए, क्योंकि सैंपल स्पेस की टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई एक्सोमेटिक डिफिनेशन, ओके। तो यहाँ पर देखिए एक्सोमेटिक डिफिनेशन में एक कोई किसी भी इवेंट का केवल एक्जिम्स उन्होंने
ये नहीं बताया है कि किसी भी प्रोबेबिलिटी की, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाएगी। वो प्रोबेबिलिटी आप किसी भी तरीके से निकालिए, अदर मेथड से, जैसे मैथमेटिकल डिफिनेशन से निकालें, चाहे स्टैटिकल डिफिनेशन से निकालें, या चाहे किसी अदर मेथड से आप निकालें उनकी प्रोबेबिलिटी, लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 2 एक्सिम्स को ज़रूर फॉलो करता हो। नंबर 1 कि सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, और नंबर 2 कि अगर आप जो है प्रोबेबिलिटी उनकी ऐड करें तो वो 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ना 1 से कम होनी चाहिए, यानी बराबर किसके होने चाहिए, सैंपल स्पेस के प्रोबेबिलिटी के होने चाहिए, या 1 के बराबर होना चाहिए। ओके, बैकड्रा भी हैं, देखिए बहुत सारे बैकड्रा हैं। अगर हम बात करते हैं मैथमेटिकल डिफिनेशन में, तो मैथमेटिकल डिफिनेशन में सबसे बड़ा बैकड्रा है कि वहाँ पर इक्वली लाइकली की बात करता है। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स जो हैं उन्हीं में केवल मैथमेटिकल डिफिनेशन आपका लाई होगा, तो इसीलिए ये आपका जो है इसका एक लिमिटेशन है, ठीक है। तो अगर हम मैथमेटिकल डिफिनेशन के लिमिटेशन की बात करते हैं तो लिमिटेशन कही है कि नंबर 1 आपका जो है उसमें इवेंट्स जो है वो इक्वली लाइकली ही होना चाहिए। अगर इक्वली लाइकली आपकी जो है इवेंट्स नहीं हुई तो मैथमेटिकल डिफिनेशन अप्लाई नहीं आप कर सकते हैं, उसकी पहली शर्त यही है, ठीक है। दूसरा और है कि मैथमेटिकल डिफिनेशन ये कहती है कि हम एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो फेवरेबल केसेस अपन टोटल केसेस के क्या होता है, बराबर होता है, वो सॉरी रेशियो के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए फेवरेबल केस ढूंढना किसी इवेंट के लिए बहुत आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल पड़ता है, इसलिए ये एक बैकड्रा है कि किसी भी इवेंट के फेवरेबल केस निकालने में थोड़ा मुश्किल आ सकती है, तो ये एक बैकड्रा है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ केसेस भी कहीं कहीं पर निकालना बड़ा मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ डेथ्स इन 1 ईयर, तो यहाँ पर कितनी डेथ आपकी 1 ईयर में हुई हैं, और कोई एक एरिया नहीं पार्टिकुलरली दिया गया, ना वर्ल्ड का ना इंडिया का, ना किसी का, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ केसेस ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। तो ऐसी जगह पर जो है मैथमेटिकल डिफिनेशन को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, ओके। तो इन चीज़ों का जो है ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये जो है आप जब PDF में देखेंगे और जब आपके सामने इनकी डेफिनेशंस लिखी हुई होंगी तो आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लेंगे कि मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या कहती है और आपकी स्टैटिकल डिफिनेशन क्या कहती है और एक्सोमेटिक डिफिनेशन क्या कहता है। एक्सोमेटिक डिफिनेशन तो एक्जिम्स है उस सैंपल स्पेस के इवेंट के बारे में, ठीक है। वो कोई प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका नहीं है, वो प्रोबेबिलिटी निकालोगे वो आप किसी ना किसी दूसरे मेथड से ही निकालोगे, लेकिन शर्त यह है एक्सोमेटिक डिफिनेशन की कि प्रोबेबिलिटी सभी की पॉजिटिव होनी चाहिए और टोटल प्रोबेबिलिटी उसके सैंपल स्पेस के बराबर होने चाहिए, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग जो है हमारा वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों से भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। अगर 1000 हमें वहाँ पर सब्सक्राइबर मिल जाते हैं तो यूट्यूब जो है ऑप्शन खोल देगा जिससे लाइव स्ट्रीमिंग जो है हमें मिल जाएगी। अगर लाइव स्ट्रीमिंग मिल जाती है तो फिर ये वीडियो बनाने का जो है चक्कर ही ख़त्म हो जाएगा, डायरेक्ट लाइव ही मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अपने क्लासेस को, ओके। तो फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें।